आप सभी को नमस्कार। और बहुत समय बाद आज थोड़ा मुझे भी टाइम लगा है और आप सभी का HPAS मेंस का एग्जाम क्योंकि दिसंबर में है, 13 दिसंबर को है, तो मुझे लगा एक क्विक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो क्विकली मैंने यहाँ पे सिलेबस निकाला हुआ है। प्लान ऑफ एक्शन यही रहेगा कि मैं आप लोगों के साथ एक पहले तो रफली सिलेबस डिस्कस करूं और उसके बाद साथ में मेरे पास कुछ मेरी पुरानी आंसर शीट्स है, तो हम कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, आंसर क्या लिखना है, 4 मार्क्स में, 8 मार्क्स में, 20 मार्क्स में, पहले किसको अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम की है। तो छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए है ये। जितने भी बच्चे मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। जो बच्चे 2025 के लिए और 24 के लिए एम कर रहे हैं उनके लिए भी, बिगिनर्स के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो आप प्लीज मेरे साथ बने रहें, क्योंकि प्रीलिम्स अगर मान लीजिए कि क्लिक हो भी जाता है और अगर आपकी मेंस की तैयारी नहीं है, आपको नहीं पता क्या करना है, तो फिर उस चीज का भी कोई फायदा नहीं है। तो चलिए HPAS का हम सिलेबस निकालते हैं। आपको बायजूस की साइट पे या HPPSC की साइट पे आपको फुल सिलेबस मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम का। मैं मेंस के बारे में क्विकली बात कर लेती हूँ। देखिए आप लोगों के कितने पेपर होने वाले हैं। तो पहले इंग्लिश का पेपर होने वाला है 100 मार्क्स का, अगले दिन आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, फिर से वो 100 मार्क्स का होगा, फिर तीसरे दिन आपका सॉरी इंग्लिश और हिंदी जो पेपर है वो एक ही दिन होता है आपका, और अगले जो दिन होता है वो आपका एसए का पेपर होता है, और एसए का भी 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स होता है कि आप लिस्ट में शामिल होंगे कि नहीं। और उसके बाद GS 1 का पेपर होता है, जनरल स्टडीज 1 का, ये 200 नंबर का पेपर होगा। अगले दिन आपका GS 2 का होगा, ये भी 200 नंबर का, GS 3 का होगा, ये भी 200 नंबर का होगा। और लास्ट डे, ये जो 7 दिन का पेपर होता है, इट्स अ वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस। और आपका जो लास्ट डे पेपर होगा वो ऑप्शनल का पेपर होगा। सुबह आपका ऑप्शनल के पार्ट 1 का पेपर होगा और शाम को आपके ऑप्शनल के पार्ट दूसरे का पेपर होगा। जैसे इंग्लिश और हिंदी एक ही दिन में होते हैं, सुबह शाम में ये हो जाते हैं। सिमिलरली आपका ये पेपर भी जो है इस तरीके से सुबह और शाम में ये होता है। चलिए आगे मैं एक और चीज आपको बता दूं, इंग्लिश और हिंदी के जो मार्क्स हैं आपके वो इसमें काउंट नहीं होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करने होते हैं। लेकिन फिर मैं एक पुराना किस्सा वही लाऊंगी कि हमारे साथ में ऐसे बच्चे पढ़ते थे, जो बच्चे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने हिंदी को बड़ा लाइट समझा या इंग्लिश के ग्रामर को ही रिवाइज नहीं किया, तो वो लोग सारे पेपर्स में पास हो गए। GS 1, 2, 3 ऑप्शनल में भी उन्होंने बहुत झंडे गाड़े, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि उनका जो ग्रामर का पेपर था, इंग्लिश का पेपर था, हिंदी लिटरेचर का पेपर था, वो उनका क्लियर नहीं हुआ। मुझे पर्सनली डर लगता था हिंदी से कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने भी हिंदी 10वीं के बाद नहीं पढ़ी, और 10वीं क्या, मुझे तो याद है मैंने 8th के बाद ही छोड़ दी थी और संस्कृत की तरफ अपना रुख कर लिया था। बट प्रॉब्लम ये है कि हम अगर हिंदी को रिवाइज नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो जब हिंदी का पेपर, मुझे पता था कि मेरी वीकनेस क्या है, तो मैंने 1 महीना पहले ही शुरू कर दिया था, ईडियम्स पढ़ना शुरू कर दिया था, मुहावरे वगैरह जो होते हैं। पैसेज आता है इसमें, देखिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या आता है। जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें 20 मार्क्स का ग्रामर रहता है आपका, 20 मार्क्स का आपका 20 मार्क्स का आपका इसमें वोकैबुलरी रहती है। फिर उसके बाद लेटर, नोट राइटिंग, रिपोर्ट 20 मार्क्स का आएगा। 20 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन आता है आपका, जो एक अनसीन पैसेज है वो, और 20 नंबर की प्रेसी आती है। प्रेसी क्या होती है क्या नहीं होती है एक बार जाके जरूर देख लीजिए। आपको किसी भी पैसेज को 1/3 करना होता है और जितने आपको डब्बे बनाने पड़ते हैं, और डब्बे जो मिले होते हैं, एक डब्बे में एक ही वर्ड आता है। प्रेसी क्या है आज ही जाके आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस आपको इसके मिल जाएंगे। मैंने भी पर्सनली प्रैक्टिस की थी, क्योंकि 20 नंबर की है और 20 में से अगर मुझे 12 से 15 नंबर भी मिलते हैं तो मुझे इंग्लिश की टेंशन नहीं लेनी है। अगर मैं हिंदी मीडियम से हूं सॉरी या फिर अगर मैं हिंदी मीडियम से हूं या फिर मैंने बहुत समय से इंग्लिश को भी रिवाइज नहीं किया है। ये पेपर आपको टेस्ट करता है कि अगर आपको लगता है कोई चीज आपकी स्ट्रेंथ है तो वो कितनी स्ट्रांग है, ये पेपर आपको टेस्ट कर लेगा। अगर मैं आगे बात करूं, हिंदी में भी बात करूं, तो ये भी 100 नंबर का आएगा।
और इसमें पहला आता है ट्रांसलेशन, इंग्लिश से हिंदी। तो अगर आपने आज तक ध्यान नहीं दिया है कि आप हिंदी के शब्दों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, मैंने अपनी इस HAS की जर्नी में पिछले 1-2 साल पे अपनी हिंदी पे काम करना शुरू किया है। अगर आप मेरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो मैं यूजुअली मोस्टली कैप्शंस जो है वो मैं हिंदी में डालती हूँ। क्यों? क्योंकि हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो हिंदी को ही समझते हैं और हिंदी में ही एक कम्युनिकेशन करना पसंद करते हैं, और जब आप सर्विसेज में भी आ जाते हैं तो भी आप हिंदी में ही कम्युनिकेट करते हैं। तो सिमिलरली आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। सो इंग्लिश से हिंदी में आएगा करने को, फिर हिंदी से इंग्लिश में आएगा करने को। उसके बाद आपकी प्रोज और पोइट्री वगैरह, जो आपके गद्यांश वगैरह होते हैं, वो आएंगे आपको सॉल्व करने के लिए। वो इजी होते हैं, आप कोई भी 10वीं का ग्रामर उठा के देख सकते हैं। कॉम्पोजिशन, इडियम्स वगैरह आएंगे आपको। फिर मैंने कहा मुहावरे वगैरह आते हैं। और सच कहूं तो उस दिन तो अगर आपके आसपास में भी ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनकी हिंदी कमजोर है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि अगर आपकी हिंदी कमजोर है और मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है या जो कुछ भी है ग्रामर में, आप कोशिश कर सकते हैं। अब मैं चीटिंग को प्रोत्साहन नहीं दे रही हूं, बस सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर 1-2 नंबर से आपका पेपर रह रहा है तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है इस केस में, तो मुझे लगता है इन्विजिलेटर भी ज्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश को सिर्फ पास करना है, बस इसको पास करना जरूर है। आगे बढ़ते हैं। इससे आप देखेंगे इस साल के भी जो है वो मल्टी फैसेटेड टॉपिक्स पे आ रहे हैं। जहां पे भी अखबार पढ़ने का सेंस क्या था? अखबार पढ़ने का सेंस ये था कि अगर आपको टॉपिक्स मिलते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि आजकल एक डीप फेक का भी चला हुआ है, रश्मिका की एक वीडियो इस तरीके से बनाई गई, कोई और लेडी था, चेहरा कुछ और है। तो ये जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो टर्म्स और नई नई कॉनोटेशंस है, ये हेल्थ कहीं आता है, हेल्थ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, विमेन से रिलेटेड, ये जितने भी सोशली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो नए टर्म्स हैं, ये आपके लिए अखबार में एडिटोरियल्स आते हैं, उनसे आपको कंटेंट मिल सकता है। तभी तो अखबार पढ़ने का फायदा है, अदरवाइज न्यूज तो कुछ भी नहीं है। जो कंटेंट है वो आपको समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए अखबार वहां पे हेल्प करता है, आर्टिकल्स हेल्प करते हैं, मैगजीन्स हेल्प करती हैं। तो ऐसे के लिए आप मैं क्या करती थी, एक छोटी सी कॉपी बना सकते हैं जिसमें कि आप डेटा डाल सके। मैं आपको एक आंसर से बताती हूँ कि आपने डेटा, ऐसे के लिए मुझे अच्छे से याद है, पॉवर्टी पे आया था कि पॉवर्टी इज अ क्राइम इन इंडिया, जब हम एग्जाम दिया करते थे तब आया था ऐसे। तो पॉवर्टी से रिलेटेड मेरे पास जो डेटा थे वो मैंने एक जगह लिख रखे थे, मुझे पता था पॉवर्टी से रिलेटेड कितना परसेंटेज है, विमेन का डेटा मेरे पास था, चाइल्ड का डेटा मेरे पास था, पॉपुलेशन का डेटा मेरे पास था। जितने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में गिवन है उन सबका डेटा मेरे पास एक जगह पे छोटी सी डायरी में था। तो आप भी अगर 1 महीने बाद, अब जैसे आपका HAS मेंस है देने जा रहे हैं, तो अपना डेटा अभी से साइड में कंपाइल करके आप रखें। मैंने आपको एग्जाम्पल देना था एक, वेट कीजिए जरा, इसमें नहीं होगा। हाँ, जैसे कि एक क्वेश्चन आ रखा हुआ था कि जॉबलेस ग्रोथ है ना, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा हुआ है, डेटा लिखा था कि विद अबाउट 28% ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज्ड इन द सर्विस सेक्टर which contributes around 58% of the GDP, it reflects the unevenness in the distribution of employment. तो अगर आप ये देख सकते हैं कि with the population of around 48 to 50% dependent on agriculture, this sector is hardly contributing 18% to the GDP. ये इस प्रकार का जो डेटा है वो एकदम से नहीं आया, वो मेरी किसी डायरी में लिखा होगा। तो आपने भी अपनी तैयारी, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, अब तो रिवीजन टाइम है, तो इस डेटा को साइड में जरूर रखें। जब मैंने 2 बार मेंस दिया HAS का, तो दोनों बार मुझे डेटा जो है वो बहुत ज्यादा काम आया है। आई रिमेम्बर मेरा लास्ट जब एग्जाम था HAS का, तो वो धर्मशाला कॉलेज में था, और अपने कॉलेज की पुरानी यादें ताजा करते करते मैं वो डेटा रिवाइज कर रही थी जिस दिन एग्जाम था उसकी सुबह। बिकॉज माई मदर यूज टू से कि जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक पढ़ना बंद मत करो। तो जो लोग आपको इस सलाह देते हैं कि पेपर आ रहा है, पेपर अभी 10 बजे शुरू होगा या 9 बजे शुरू होगा, आप पढ़ना छोड़ दो और रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी क्वेश्चन कभी भी कहीं आ सकता है। डोंट स्टॉप रीडिंग टिल द लास्ट मोमेंट। ठीक है जी, चलो ये हो गया, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी इस तरीके से। आगे अगर हम बात करें तो ये ऐसे का था। ऐसे में मुझे लगता है जितने भी बच्चों ने GS अच्छा से पढ़ा हुआ है वो ऐसे में कर ही लेंगे।
दो ऐसे आएंगे लिखने को। एक आपका जो ऐसे आता है वो यूजुअली कोई भी टॉपिक हो सकता है, करंट अफेयर हो सकता है, करंट न्यूज में हो सकता है। दूसरा टॉपिक जो होता है वो यूजुअली आपका फिलोसॉफिकल होता है। फिलोसॉफिकल एज इन जैसे कि हम एथिक्स में भी पढ़ते हैं। इवन दो एथिक्स हिमाचल के एग्जाम्स में डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन एथिक्स का कुछ कंपोनेंट आपको जीएस 1 में सोशल इश्यूज के साथ गांधीयन थॉट में दिखने को मिलेगा, जीएस 2 में भी आपको थोड़ा बहुत दिखने को मिलेगा और 3 में भी कुछ दिखने को मिलता है। तो एथिक्स हमारे पूरे एचएस के सिलेबस में फैला हुआ है। इट डजंट मीन कि वो है नहीं, अलग से नहीं है, लेकिन वो है। तो अगली बार हम बात करते हैं जीएस 1 के बारे में बात कर लेते हैं। देख लीजिए जीएस 1 में क्या है। जीएस 1 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मतलब कौन बोलता है कि एग्जाम इजी है? एग्जाम बिल्कुल भी इजी नहीं है। इसके लिए कम से कम आपको 1 साल की तैयारी समझने के लिए, 1 साल की तैयारी आपको इसको पक्का करने के लिए, 2 साल की तैयारी आप मिनिमम लेके चलिए। फिर आपके हिट एंड ट्रायल मेथड्स होते हैं, तो ये तैयारी भी जो है आपकी 3 से 4 साल ले सकती है। बट मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो इसके जो एंड रिजल्ट है वो बहुत फ्रूटफुल है। लोगों के साथ जुड़ना, उनकी सेवा करना और कुछ एक हल्का सा चेंज भी लेकर अगर आप आते हैं उनकी लाइफ में, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा फुलफिलिंग है, बहुत ज्यादा। चलिए आगे बात करते हैं। जीएस 1 के बारे में मैं बात कर रही थी, तो हिस्ट्री में अगेन स्पेक्ट्रम सबने पढ़ी होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न इंडिया आती है। 1857 का जो आपका टाइम है, तब से शुरू से लेके 1947 तक ये कहानी खत्म होगी। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, ठीक है, बाल पाल लाल हैं, लाला लाजपत राय है, तिलक है, और भी जितने आपके सुभाष चंद्र बोस है, ये जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, इनके बारे में भी लिखने को आ जाता है एचएस में। यूपीएससी में तो नहीं होता ऐसा, बट एचएस में ऐसा होता है। तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाए आप। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे ना, मैं आपको जरा डिस्कस भी करवा देती हूँ कि किस तरीके से आ रहे हैं। मैं आप लोगों को पता होगा, जिसने भी एचएस का पेपर जो देने भी जा रहे हैं या फर्स्ट टाइमर भी है, आपका पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। 3 पार्ट का सिंपल सा मतलब है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी ये रही है कि जब पेपर शुरू करती हूँ, तो मुझे ये पता है कि 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन यानी 60 मार्क्स मेरे हाथ में है। क्यों है? क्योंकि उसमें यूजुअली वो टॉपिक्स आते हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा लिखा जा सकता है, जैसे टूरिज्म, हाइड्रो पावर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन हिमाचल। ये कुछ बड़े बड़े भारी टॉपिक्स आते हैं। या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीएसएलवी, जीएसएलवी। जब आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता चल जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मैं हमेशा क्या करती थी, मैं 20 मार्क्स वाले को पहले लिखती थी। क्यों? क्योंकि मैं फ्रेश हूं, मेरा दिमाग फ्रेश है, मेरे में एनर्जी है, मैं एनर्जेटिक हूं और मेरी हैंडराइटिंग भी और हाथ भी इस समय थका नहीं है। तो बेसिकली मैं अपना बेस्ट 20 मार्क्स में दे पाती थी। और 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, तो मैं बोलती हूँ आपने 50% गेम जो है वो जीत ली है। उसके बाद फिर मैं 4 मार्क्स करती थी क्विकली, क्योंकि उसमें एचएस के एग्जाम में देखेंगे आप, रूल शीट्स होती है और सब लाइंस बनी होती है, तो स्पेस दिया है 4 मार्क्स के लिए इतना, 8 मार्क्स के लिए इतना, 20 मार्क्स के लिए 3 पेज दे रखे हुए हैं, मतलब फ्रंट एंड बैक बोथ। तो लगभग 6 पेजेस हो गए, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको पता है कि उसके बाद में 4 मार्क्स में डायग्राम बनाने का कोई भी स्कोप नहीं है, सीधा सीधा बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। जो आपका 8 मार्क्स का आ जाता है उसमें और 20 मार्क्स में, दोनों में डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। जीएस 1 में मैंने आपको कहा कि आपका पहले मॉडर्न इंडिया आता है, स्पेक्ट्रम आता है। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, या तो वो आपका आर्ट एंड लिटरेचर से संबंधित होंगे, जैसे कि टेम्पल आर्ट के बारे में पूछा जाता है। थोड़ा बहुत आप डेटा नितिन सिंघानिया से या एनसीईआरटी जो है तमिलनाडु की, या जो भी एनसीईआरटी आपके पास अवेलेबल है, आप उससे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जैसे क्वेश्चन इसमें देखिए कैसे आ रहे हैं, व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरी अलायंस है, या इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने का ऑब्जेक्टिव क्या था। मैं आपको क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या फैक्टर्स थे जो 1857 के रिवोल्ट को कर गए या करवा गए, ठीक है। सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म जो है वो ब्रिटिश ने कैसे बोए, या डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश ने कैसे खेली, या बंगाल का विभाजन कैसे हुआ। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। फिर वर्ल्ड वॉर जो आपका फैशिस्ट आइडियोलॉजीज है, जैसे हिटलर है, ठीक है, राइज ऑफ बिस्मार्क है, जर्मनी है, इटली है, ये सारे के सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिमेम्बर एक किस्सा फटाफट बताती हूँ। मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ था एंड ही टोल्ड मी कि जीएस 1 में जो है वो वर्ल्ड वॉर नहीं आता। तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा शायद ये वर्ल्ड वॉर्स वगैरह या वर्ल्ड हिस्ट्री जो है शायद नहीं होगी जीएस 1 में। तो जब मैं फर्स्ट टाइम पेपर देने गई थी, तो
मेरा क्या था, ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो इसीलिए मैं तो पढ़कर आई थी और वहां पे वो क्वेश्चंस आ गए, तो ही वॉज रियली अपसेट एंड ही वॉज लाइक कि अरे ये तो बड़ी गलती हो गई। तो इस तरीके की गलती आप न करें। डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो ये जो काउंट केवूर थे, बिस्मार्क थे, इनका जो राइज था वो आप लोगों को पता होना चाहिए, वर्ल्ड वॉर या वर्ल्ड हिस्ट्री में है। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का टाइम नहीं है तो मैं आपको इतना ही बोलूंगी, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए, जैसे कि गिवन है जो सिलेबस में, हिटलर वगैरह है, इटली का है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, नेशनलिज्म क्या है, डीकोलोनाइजेशन क्या है, सोशलिज्म क्या है, ये आप इकोनॉमी के दिस वर्ल्ड हिस्ट्री के जो वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और वो शायद किसी प्रतीक नायर जी ने पढ़ाए हैं। मैंने तो उन्हीं से पढ़ा था, फ्री पढ़े हुए हैं लेक्चर्स, और बड़ी अच्छी वर्ल्ड हिस्ट्री उन्होंने समझाई है, और वो लिखने के लिए भी बहुत अच्छी है अगर किसी ने नहीं की है तो, क्योंकि क्यों छोड़ना कोई भी क्वेश्चन। मतलब गांधी जी पे क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब आप 100% लिख के ले लो, तो अपना एक दिन मैं बोलती हूँ गांधी जी के लिए निकाल लीजिएगा। चाहे वो सर्वोदय की फिलॉसफी क्या होती है, गांधी जी के जितने भी टूल थे, चाहे वो अहिंसा है और उसे क्या कहते हैं, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है, वो सर्वोदय तो है, अंत्योदय की फिलॉसफी क्या है, ये सब गांधीयन फिलॉसफी जो है वो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी मिल जाएगा। मैंने अपने टेलीग्राम पे गांधीयन फिलॉसफी के नोट्स भी शेयर किए थे, दोबारा से लिंक शेयर करती हूँ, उस पर जाके पढ़ लो अगर टाइम नहीं है आपके पास। देन मैंने कहा था आर्ट एंड लिटरेचर में कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विजयनगरा एम्पायर क्या रहा है, सूफी मूवमेंट, बुद्धिस्ट मूवमेंट, बुद्धिज्म कैसे इंडियन कल्चर को इनरिच कर गया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल अगेन वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये सब आर्ट एंड लिटरेचर का ही पार्ट है। ये आप देखेंगे ये सारा का सारा आपका हिस्ट्री का GS1 का चला हुआ है। उसके बाद अगर हिमाचल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो 3 डिस्ट्रिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा, कुल्लू और चंबा। इन तीनों की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। ओशीन्स कॉर्नर पे यानी इसी यूट्यूब चैनल पे प्लीज जाके कांगड़ा, कुल्लू, चंबा की हिस्ट्री एक बार रिवाइज करो, मैंने डाली हुई है, वहां से क्वेश्चन बनता है। गुरखास की इन्वेजन कैसे हुई, ब्रिटिश का राइज हिल्स में कैसे हुआ, प्रजा जो मूवमेंट था आपका, प्रजामंडल मूवमेंट थे, हमारे जितने भी लीडर्स थे यहाँ के, उनके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। वो भी मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है, टेलीग्राम ग्रुप में, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। और नहीं तो मैं दिवाली के बाद एक मेरे पास किताब पड़ी है, मैं वो उसका छोटा सा वीडियो आपसे जरूर डिस्कस करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाऊं, क्योंकि वो BA 2nd या 3rd ईयर के नोट्स हैं। मैंने बहुत बार वीडियो में भी बोला है, अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो आज तक आपके पास वो नोट्स होने चाहिए थे। ठीक है, सनद क्या होती है, प्रजामंडल मूवमेंट क्या है, 5 ईयर प्लान्स क्या रहे हिमाचल प्रदेश के, ये सारा डेटा अगर मैं जानती हूँ टाइम नहीं होगा महीने का, तो मेरे अपने फेलो फ्रेंड है वो भी इस बार मेंस लिखने जा रहे हैं। मैंने साफ साफ बोला है कि आपको नहीं मिलता तो या तो आप निधि सोनी मैडम की जो किताब थी, जो कि आज भी रेलेवेंट है, 3 साल पहले भी रेलेवेंट थी, आज भी रेलेवेंट है, या फिर जोगटा की भी जो एक नई किताब आई हुई है मेंस की, वो भी बहुत अच्छी है। मैं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इनफैक्ट मैं तो जोगटा जी से कभी मिली भी नहीं हूं, बट पॉइंट इज कि उस बुक में भी अच्छा अपडेटेड कंटेंट है। तो अगर टाइम नहीं है तो उस किताब को मंगा के पढ़ो और काफी टॉपिक्स आपके उसमें से क्लियर हो जाएंगे। ये कहां से आ गई, ओके फाइन। तो ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही थी। GS1 में ही अगला हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी है, आपकी ह्यूमन एस्पेक्ट, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर पे पूरा का पूरा टॉपिक आने वाला है। डिजास्टर के बारे में अगर नहीं पढ़ा है ना, अगर नहीं पढ़ा तो फिर मैं बोलूंगी कि या तो ऑनलाइन जाके विजन के नोट्स हैं, वहां पे डिजास्टर के, या फिर आपको कोई भी PDF अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे या तो आपको मिल जाएगी डिजास्टर पे पूरा का पूरा जो हमारा फ्रेमवर्क है, वो जो हमारी वेबसाइट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट की, उस पे भी आपको अवेलेबल होगा, क्योंकि डिजास्टर पे क्वेश्चन आना ही आना है। रिस्क प्रोफाइल क्या है, हैजार्ड और डिजास्टर में फर्क क्या है, मेरे पास देखो कुछ क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे। डिफरेंशिएट बिटवीन हैजार्ड एंड डिजास्टर, ठीक है जी। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है डिजास्टर का, वगैरह वगैरह। तो ये आपको जो क्वेश्चंस है वो आने वाले हैं। अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, सोर्स आपका NCERT और GC लियोंग है, टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दो अभी अगर आपका टाइम नहीं है आपके पास।
फिर उसमें अगर हम आगे बात करें तो ये भी देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल इन इंडिया क्या है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2012 की आज भी रेलेवेंट है। ज्यादा ड्रॉट्स क्यों आते हैं सेंट्रल या वेस्टर्न इंडिया में, इन आपका ITCZ क्या है, ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है आपका, और कौन से साइक्लोन्स जो हैं, विच टाइप ऑफ साइक्लोन्स कॉज रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग विंटर, माइग्रेशन क्या है,